हेलो बच्चों, नमस्कार। भौतिकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा बहुत जल्दी अगले कुछ दिनों में होने वाली है। आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई कीजिए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम आपको 2 नंबर वाले इम्पॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं। पहले 2 चैप्टर के हमने पहले ही आपको बता दिए हैं और 1 नंबर वाले आपको पहले ही वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। यदि आप उनको नहीं देख पाए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए और लाइक करें, और 1 नंबर वाले और जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं वो आपको वीडियो में दिखाई दे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो है इकाई 3 का, इकाई 3 में है धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें पहला प्रश्न है एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। तो इसका उत्तर रहेगा चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कुल धारा का μ0 गुना होता है। अर्थात रेखीय समाकलन आप चुंबकीय क्षेत्र जो है B डॉट dl बराबर क्या होता है, कुल धारा का μ0 गुना होता है। ये आपका एम्पियर का परिपथी नियम है। अगला प्रश्न है लॉरेंज बल किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो इसका उत्तर है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल जो होता है वो लॉरेंज बल कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, लॉरेंज बल कहलाता है। और इसका सूत्र होता है F बराबर QV sin थीटा। ये सूत्र होता है इसका। अगला प्रश्न है शंट क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर है कि धारामापी के साथ समांतर क्रम में जुड़ा अल्प प्रतिरोध जो होता है उसे शंट कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ होता है, ये अमीटर बनाने में होता है और कुंडली को जलने से बचाने में होता है। 2 उपयोग हैं इसका, एक तो अमीटर बनाने में उसका उपयोग किया जाता है और दूसरा कुंडली को जलने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है अमीटर और वोल्ट मीटर में 2 अंतर लिखिए। तो आप जानते हैं कि अमीटर से हम विद्युत धारा नापते हैं और वोल्ट मीटर से विभवांतर नापते हैं। तो इनमें जो 2 अंतर हैं, तो सबसे बड़ा पहला अंतर तो यही है कि एमीटर से विद्युत धारा नापते हैं और वोल्ट मीटर से विभवांतर नापते हैं। दूसरा अंतर यह है कि अमीटर जो होता है ये श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर जो होता है ये समानांतर क्रम में लगाया जाता है। ये दूसरा अंतर है। इसके बाद प्रश्न है अपना साइक्लोट्रॉन क्या है, इसकी 2 सीमाएं लिखिए। तो इसका उत्तर है आवेशित कण जो होते हैं उनको उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने वाली मशीन होती है साइक्लोट्रॉन। जो आवेशित कण होते हैं यह उनको त्वरित करता है। इसकी 2 सीमाएं यह है कि यह न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं कर पाता है और दूसरा उदासीन कणों को ये त्वरित नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्यों। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्यों। तो इसका उत्तर आप लोग जानते हैं कि अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं दो होंगी, जो कि असंभव है। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगला 7वां प्रश्न है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों के 2 उदाहरण दीजिए। तो
उत्तर आप लोग याद रखेंगे। प्रतिचुंबकीय में जो होता है, प्रतिचुंबकीय में ये पानी और तांबा होता है, और अनुचुंबकीय में जो होते हैं ये होता है आपका एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, दो होते हैं। और लोह चुंबकीय तो आप जानते हैं ये लोहा होता है और निकल होता है। एक तो लोह चुंबकीय में लोहा शब्द जुड़ा हुआ है, तो एक लोहा होता है और एक निकल होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से। अगला प्रश्न है क्यूरी ताप किसे कहते हैं? तो क्यूरी ताप वह ताप है जिसमें लोह चुंबकीय पदार्थों का चुंबकत्व खत्म हो जाता है, या लोह चुंबकीय पदार्थ जो होता है ये अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति कार्य करने लगता है, उसे क्यूरी ताप कहते हैं। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो है टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक है, और इसका जो विमीय समीकरण है वो विमीय समीकरण m(t⁻⁻2) और a⁻⁻1 होता है। अगला प्रश्न है चल कुंडल धारामापी की सुग्राहिकता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो चल कुंडल धारामापी की सुग्राहिकता बढ़ाई जा सकती है फेरों की संख्या बढ़ाकर। फेरों की संख्या बढ़ाकर जो चल कुंडल धारामापी में जो तांबे का तार लिपटा होता है उसमें फेरों की संख्या बढ़ाकर उसकी सुग्राहिकता बढ़ाई जा सकती है, या चुंबकीय क्षेत्र को भी बढ़ा देंगे तो भी सुग्राहिकता बढ़ जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाकर हम सुग्राहिकता बढ़ा सकते हैं। अब इकाई 4 विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला प्रश्न है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। तो फैराडे का नियम है कि फ्लक्स जो चुंबकीय फ्लक्स है तो उसमें परिवर्तन से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और दूसरा नियम होता है इसका कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी दूसरा नियम क्या है कि E जो है ये विद्युत वाहक बल जो होता है ये फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है दूसरा कि लेंज का नियम लिखिए। यह ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है, समझाइए। तो दूसरा ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा लेंज का नियम कि प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा प्रश्न है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए। तो स्वप्रेरण एक ही कुंडली में होता है और अन्योन्य प्रेरण जो होता है वो दो पास रखी हुई कुंडलियों में होता है। तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है सॉरी, चौथा प्रश्न है कि भंवर धाराएं या एडी करंट्स क्या है, इसके दो उपयोग लिखिए। तो भंवर धाराएं क्या है? धातु के टुकड़े में संबंध फ्लक्स बदलने पर उसमें उत्पन्न जो चक्राकार धाराएं होती हैं उसको भंवर धाराएं कहते हैं। इसका उपयोग होता है, दो उपयोग इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो चुंबकीय ब्रेक है, चुंबकीय ब्रेक जो कि आप जानते हैं कि रेलगाड़ियों में जो ब्रेक लगाया जाता है वो भंवर धाराओं से ही लगाया जाता है। और दूसरा है आपकी प्रेरण भट्टी। प्रेरण भट्टी जो है ये भी भंवर धाराओं से काम करती है। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा
और डायरेक्ट करंट में अंतर बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि एसी जो होता है ये इस प्रकार से होता है, ये इसकी धारा का मान और दिशा लगातार बदलता रहता है। ये प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। ये एसी करंट को दर्शाता है। और डीसी करंट जो होता है, डीसी करंट, इसको समझ लीजिएगा कि डीसी करंट में जो विद्युत धारा होती है वो एक ही दिशा में होती है, ये डीसी करंट होती है। तो इस प्रकार से ये एसी और डीसी में अंतर है। अगला है 6वां प्रश्न, चौक कुंडली का क्या कार्य है, इसे वाटहीन धारा से क्यों जोड़ते हैं। इसका उत्तर रहेगा कि यह एसी परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के धारा नियंत्रित करती है, क्योंकि इसका शक्ति गुणांक लगभग 0 होता है। तो ये चौक कुंडली का कार्य है। इसे वाटहीन धारा से क्यों जोड़ते हैं, है ना, इसका शक्ति गुणांक लगभग 0 होता है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के 2 कारण लिखो। ऊर्जा क्यों इसकी नष्ट होती है। तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय होने के 2 कारण हैं। एक है ताम्र क्षय, और ये ताम्र क्षय जो होता है वो ऊष्मा के रूप में होता है। और दूसरा होता है लोह क्षय, और ये भंवर धाराओं के कारण होता है। अगला 8वां प्रश्न है, क्यू गुणांक क्या है। तो ये क्यू गुणांक होता है अनुनाद की तीक्ष्णता का माप होता है। तो आप जानते हैं कि क्यू बराबर होता है ओमेगा एल बटे आर। तो ये क्यू गुणांक है, अनुनाद की तीक्ष्णता की माप है। अगला प्रश्न है, प्रेरण प्रतिघात और धारिता प्रतिघात को समझाइए। तो जो प्रेरण प्रतिघात है उसको XL से दर्शाते हैं, और धारिता जो प्रतिघात है उसको XC से दर्शाते हैं। XL बराबर होता है आपका 2 पाई FL, और XC बराबर होता है 1/2 पाई FC। अगला प्रश्न है, संधारित्र दिष्ट धारा को रोकता है, क्यों। तो इसका कारण है संधारित्र DC को रोकता है, क्योंकि DC के लिए आवृत्ति F बराबर 0, इसलिए XC बराबर होता है आपका अनंत प्रतिरोध। इस प्रकार से ये संधारित्र होता है, ये दिष्ट धारा को रोकता है। अगला इकाई है 5 विद्युत चुंबकीय तरंगें। इनका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगें किसे कहते हैं, इनके 2 गुण लिखिए। तो इसका उत्तर रहेगा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं परस्पर लंबवत दोलनशील विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से बनी तरंगें होती हैं। इनका गुण ये होता है कि ये निर्वात में चलती हैं और अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अगला प्रश्न है, विस्थापन धारा क्या है। तो इसका उत्तर है समय के साथ बदलते विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा जो होती है यह विस्थापन धारा कहलाती है, जो कि समय के साथ बदलते विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का महत्व बताइए। तो ये तो बहुत ही पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न है। आप लोग जानते हैं कि ओजोन परत जो होती है सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज भी कहते हैं, इन किरणों को सोखती है और त्वचा में होने वाले कैंसर से बचाव करती हैं। अगला प्रश्न है, अवरक्त किरणों के 2 उपयोग बताइए। तो आप जानते हैं कि अवरक्त किरणों का जो उपयोग होता है ये गर्माहट के लिए होता है। तो अवरक्त किरणों का उपयोग सिकाई के लिए किया जाता है, और दूसरा कोहरे में फोटोग्राफी के लिए भी अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है।
तो दो उपयोग हम कर सकते हैं, कह सकते हैं, पहला सिकाई के लिए, दूसरा कोहरे में फोटोग्राफी के लिए। पराबैंगनी किरणों के दो उपयोग और नुकसान लिखिए। तो पराबैंगनी किरणों के उपयोग होते हैं अपन जल शोधन में और जाली दस्तावेजों की पहचान करने में पराबैंगनी उपयोग का करते हैं। लेकिन पराबैंगनी किरणों से नुकसान ये होता है कि इससे मोतियाबिंद होता है और शारीरिक नुकसान होता है। दूसरा, त्वचा का कैंसर होता है, ये पराबैंगनी किरणों से ही होता है। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, सूक्ष्म तरंगें क्या हैं, इनका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उत्तर आप लोग जानते हैं कि लघु तरंगदैर्घ्य की तरंगें जो होती हैं वो सूक्ष्म तरंगें होती हैं और इनका उपयोग रडार और माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि सूक्ष्म तरंगें यानी माइक्रोवेव्स, तो माइक्रोवेव्स ओवन में इनका उपयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। और इसका उपयोग आपका रडार में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, रेडियो तरंगें और प्रकाश तरंगों में अंतर लिखिए। तो इसका उपयोग आप जानते हैं कि रेडियो तरंगों का तरंगदैर्घ्य जो होता है ये प्रकाश से बहुत अधिक होता है। ये रेडियो तरंगें के कारण हमको वस्तुएं नहीं दिखती हैं, लेकिन प्रकाश तरंगों के कारण हमको वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो इसका उत्तर है कि वायुमंडल द्वारा ऊष्मीय विकिरण को रोककर पृथ्वी को गर्म रखना, ये ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। तो अब नौवां प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाली किरणों के नाम लिखिए। ये प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य है वो किसका होता है? तो ये याद रखिएगा कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है ये गामा किरणों का होता है। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है गामा किरणों का। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है ये रेडियो तरंगें होती हैं। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य वाली रेडियो तरंगें होती हैं। ये ध्यान रखिएगा कि गामा का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंगें होती हैं, इनकी आवृत्ति सबसे कम होती होगी। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, 10वां प्रश्न, रडार प्रणाली में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है कि ये सूक्ष्म तरंगें होती हैं। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है रडार प्रणाली में, और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये विवर्तित नहीं होती हैं। विवर्तित नहीं होती हैं। तो रडार प्रणाली में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये विवर्तित नहीं होती हैं। अगला चैप्टर है अपना प्रकाशिकी। इसका पहला प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या हैं? तो ये आप जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त ये है कि जो प्रकाश किरण है ये सघन से विरल में जाता है। सघन से विरल में जाता है पहली शर्त। और दूसरी शर्त होती है कि जो आपतन कोण होता है ये बड़ा होता है आपके क्रांतिक कोण से। ये क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो ये आप जानते हैं कि अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा कहलाता है स्नेल का नियम कहलाता है। स्नेल का नियम क्या है? दूसरा वाला जो है ये होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है म्यू के, जिसे हम पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। अगला प्रश्न है वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं? तो इसके है कि प्रिज्म जो होता है वो श्वेत प्रकाश किरणों को कितने क्षमता से रंगों को अलग अलग करने की जो क्षमता होती है वह होती है वर्ण विक्षेपण क्षमता।
इस वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र ओमेगा बराबर होता है म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ये वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में संबंध लिखिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आप याद रखिएगा कि म्यू बराबर होता है 1/sin c होता है। यहाँ c जो है आपका क्रांतिक कोण है और म्यू जो है पदार्थ का अपवर्तनांक है। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में संबंध लिखिए मात्रक सहित। तो इसका जो लेंस की क्षमता को हम P से दर्शाते हैं और P बराबर होता है 1/f मीटर में। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और मात्रक क्या होता है इसका? पावर का क्षमता यानी पावर का मात्रक होता है डायप्टर, जिसको D से दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। तो इसका एक ही सिद्धांत है जो कि आप लोग जानते हैं। इसको याद कर लीजिए कि द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत ये है कि जो तरंग होती हैं, तरंगाग्र होता है, वो 3 प्रकार का होता है। तो आप लोग जानते हैं कि गोलाकार तरंगाग्र होता है, गोलाकार होता है, एक बेलनाकार होता है और एक समतल होता है। तो तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु होता है ये एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है। यह हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है। तो यदि प्रश्न आता है हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, तो इसका उत्तर यह है कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु जो होता है वो द्वितीयक तरंगिकाओं की भांति कार्य करता है। यह द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कि व्यतिकरण और विवर्तन में कोई 2 अंतर लिखना है। तो व्यतिकरण में 2 तरंगें होती हैं, जबकि विवर्तन में एक ही तरंग होती है। पहला अंतर यह है। और दूसरा अंतर यह है कि व्यतिकरण में जो आपकी फ्रिंज बनती है तो फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, लेकिन विवर्तन में जो फ्रिंज बनती है इनकी जो चौड़ाई है ये समान नहीं होती है। अगला प्रश्न है कला संबंध स्रोत क्या होता है। तो कला संबंध स्रोत वो होता है कि वे स्रोत जिनकी आवृत्ति समान हो और कलांतर जो रहता है उनका स्थिर रहे, वो कला संबंध स्रोत कहलाता है। अगला प्रश्न है कि ध्रुवण किसे कहते हैं। तो प्रकाश के दोलनों को एक ही तल में सीमित करना ध्रुवण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो इसका उत्तर है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि प्रकीर्णन के कारण जो नीला रंग का प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। नीला रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इस प्रकार से अभी मैंने आपको तीसरे इकाई से आपकी 6वीं इकाई तक हमने 10-10 जो प्रश्न हैं इम्पॉर्टेंट 2 नंबर वाले वो आपको करा दिए हैं। अब बचा है अध्याय 7वां, इकाई 7वां और इकाई 8वां और इकाई 9वां। बस 3 इकाई और बची हुई है। इसके भी जो 2 अंक वाले 10-10 प्रश्न हैं वो अतिशीघ्र मैं आपको डाल दूंगा। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यही प्रश्न आने वाले हैं, लेकिन आपको इनको पढ़ने के बाद काफी सहारा मिल सकता है और इसी प्रकार के 2 अंकों के प्रश्न आते हैं। आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि आपको लगातार आपको ये जो पाठ है, आपको वीडियो है वो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। सबका एग्ज़ाम अच्छे से जाए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। थैंक यू।